हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। आज की क्लास बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है, शानदार होने वाली है। जितने भी युवा लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए रेगुलर हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि सुबह 11 बजे आपकी मैथमेटिक्स की जीरो से हीरो जो बैच हमने शुरू किया था वो रेगुलर चल रहा है टॉपिक वाइज, तो वो क्लास बिल्कुल भी आपको एब्सेंट नहीं करनी है। और शाम की क्लास में हम जीके, जीएस और मैथमेटिक्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। कई बार हम वन लाइनर क्वेश्चन लेते हैं और कई बार पीछे के आए हुए क्वेश्चंस लेते हैं। आज हम बात करने वाले 50 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के आपके 100 प्लस क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। तो क्लास पूरी देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने, गोइटर रोग कह दो या कह दो गलगंड रोग, या इसका दूसरा नाम होता है गेगा रोग। कौन सा रोग होता है? गेगा रोग। इसका कारण क्या है? तो आपको पता होगा यह रोग होता है आयोडीन की कमी से। आपको कह दे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है गोइटर कह दो, गलगंड कह दो, या गला सूजकर जिसमें बाहर आ जाता है, जिसे हम गेगा रोग भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, खून की कमी से। खून की कमी को क्या कहते हैं? यानी खून की कमी से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और हिंदी में बात करें तो हम कहते हैं रक्त अल्पता। और रक्त अल्पता की बात कर लेते हैं, किसकी क्या कारण होता है इसका, तो ध्यान रखिएगा रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यह रोग होता है। और हीमोग्लोबिन में मुख्य अंश यानी मुख्य धातु कौन सी पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो आपको पता होगा 47 होते हैं। और यदि हम बात करें सामान्य मनुष्य में सिंड्रोम, यानी हम बात कर लेते हैं सामान्य मनुष्य की बात करें तो गुणसूत्र की संख्या बात करें तो आप ध्यान रखिएगा 46 होते हैं। सामान्य मनुष्य में कितने होते हैं? 46 होते हैं, या हम कहते हैं 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया, आपको कह दे डाउन सिंड्रोम तब तो आपको 47 करना है, अदरवाइज आपको 46 करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह कह दो या डायबिटीज कह दो, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। तो शुगर व्यक्ति को आपको पता है किसकी कमी से होता है? यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, तो आपको ध्यान रखना है अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीसीजी का टीका किस रोगी को लगाया जाता है? बीसीजी का टीका आपको पता होगा टीबी के रोगी को लगाया जाता है। कई बार पेपरों में आ चुका है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिरावस्था में मेंढक किस अंग से श्वसन लेता है? पहले बात तो कर लेते हैं, मेंढक श्वसन अंग आपको पता है कई बार किसी अंग से श्वसन लेता है और कई बार किसी अंग से लेता है। तो स्थिरावस्था की बात करें, कई बार पेपर में आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा मेंढक होता है वो त्वचा से श्वास लेता है। हम बात कर लेते हैं स्थिरावस्था की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? आपको ध्यान रखना है लिवेन हॉक ने की थी। और आपको पता होगा विषाणु की खोज किसने की थी? आपको पता होगा इवानोव्स्की ने की थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब देने की, आपको पता है वन लाइनर के रूप में। तो हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु। और बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं टीबी के रोगाणु की खोज, तो आपको पता होगा रोबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रोबर्ट कोच ने की थी। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और यदि हम बात कर लेते हैं सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता की बात करें तो आपको पता होगा ओ होता है, और सर्वग्राही की बात करें तो ए भी होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हम पहले बात कर लेते हैं, विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो मैकुलन ने की थी। और विटामिन ए की कमी से आपको पता होगा रतौंधी रोग होता है, जो कि आंख को प्रभावित करता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष की बात करें तो सिरोकोइया है, सिकोइया। और कई जगह आपको पता है इसका दूसरा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कई शब्द ऐसे होते हैं, कई जगह सिकोई लिखा होता है और कई जगह सिकोइया लिखा होता है। यह आपको पता होगा कहां पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए आवश्यक होती है, तो आपको पता होगा चूना आवश्यक होता है। जैसे आपको पता है, यदि हम बात करें खेतों की जो उर्वरता बढ़ाने के लिए आपको पता है क्या डाला जाता है, चूना पत्थर डाला जाता है, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? निकलने की बात करें तो O2 यानी ऑक्सीजन निकलती है, और ग्रहण करने की बात करें तो CO2 ग्रहण की जाती है, और यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और क्लोरोफिल हम बात कर लेते हैं, आपको पता होगा जिसे हरित लवक कहते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और कैरोटीन के कारण आपको पता है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक बात करें नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में MS स्वामीनाथन थे, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते ये भारत में किसके क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही, तो ये गेहूं के क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही। खाद्य उत्पादन से संबंधित आपको पता है हरित क्रांति थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन से क्या दे रखा है? संवहन ऊतक है। पादपों में संवहन ऊतक की बात करें तो पादपों में आपको पता होगा जल का संवहन कौन करता है? जल का संवहन की बात कर लेते तो आपको ध्यान होगा जाइलम करता है। और भोजन का संवहन कौन करता है? भोजन का बात कर लेते तो आपको ध्यान रखना भोजन का संवहन करता है फ्लोएम। आपको मैंने याद करने के लिए बताया था, एफ का मतलब फ आ रहा है ना, इसका मतलब फूड, फूड यानी भोजन का सेवन करता है, और जाइलम में जे आ रहा है जल का सेवन करता है। इस तरह से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो वो दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला जी, आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और प्रथम भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलकर थे। ये भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने, क्या राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता, बल्कि आपको पता होगा राष्ट्रपति या बात कर लेते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है, उनको हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक बनता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख की बात करें राज्यपाल होता है, और केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख की बात कर लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कौन होता है, जल्दी से बताएगा, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर की बात कर लेते हैं, वो भी राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने है, विधानसभा में धन विधेयक पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है, यानी किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? तो ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है। और यदि मैं बात करूं जो केंद्र सरकार द्वारा हम बात कर लेते हैं धन विधेयक की बात करें तो वो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा जो पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने, राज्यों के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है मुख्यमंत्री, और केंद्र में मुख्य की बात करें तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री होता है। और संवैधानिक प्रमुख की बात करें तब आपको राज्य में बात करें राज्यपाल होगा, और केंद्र में बात करें तो आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन 21 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 को देख के आप देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन दे रखा है। उत्तर प्रदेश यानी हम बात कर लेते यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको पता होगा सुचेता कृपलानी थी। जो आपको पता है भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तब भी आपको सुचेता कृपलानी करना इंपॉर्टेंट है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें सरोजिनी नायडू थी, जिसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको पता होगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश की ही थी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं सदस्य? तो अधिकतम सदस्य की बात करें 5 हो सकते हैं, न्यूनतम की बात करें 60 हो सकते हैं। यह भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरह का आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, विधानसभा अध्यक्ष को किसके यानी हम बात कर लेते हैं उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता होगा राज्यपाल दिलवाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो यह क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? आपको ऑप्शन देता है राज्यपाल, राष्ट्रपति, इस तरह। तो आपको ध्यान रखना है निर्वाचन आयोग की हम बात कर लेते हैं देखरेख में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने है, भारत किस
महाद्वीप पर स्थित है? तो आपको पता होगा भारत हम बात कर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में, वैसे बात करें और वैसे हम महाद्वीप की बात करें एशिया महाद्वीप पर है, जो कि आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में ले लो भले क्षेत्रफल में ले लो। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 26 है, पूर्वी सीमा पर भारत के पड़ोसी देश कौन है? तो आपको पता होगा म्यांमार है और बांग्लादेश है। म्यांमार को पूर्व में आपको पता है बर्मा के नाम से जाना जाता था, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और बांग्लादेश तो आपको पता ही है, यदि मैं बात करूं बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा ध्यान रखना है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन 27 नंबर से आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से देखिएगा और सोचिएगा इनका उत्तर। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने, भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी सीमा संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच आपको ध्यान रखना है पाक जल संधि, कई बार आ जाता है पाक जल संधि किन के बीच है। अब कई विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं, पाकिस्तान नाम देख के पाक देख के वो गलत कर देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है। अगला बात कर लेते हैं मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच है, और श्रीलंका का पूर्व में नाम क्या था? सिलोन था, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पष्ट करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और बात कर लेते कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से लगती है, आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर जो हम बात कर लेते हैं लंबाई कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 3214 किलोमीटर है। और यदि मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई, जल्दी से बताएगा कितनी है? तो ये है 2933, ये भी याद रखिएगा 2900 कितना है? 33 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2933 क्या है? किलोमीटर है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग में प्रिंट हो रखा है, आप नोट कीजिएगा सभी विद्यार्थी। लगभग 7516 है, कितनी है? 7516 किलोमीटर है, ये नोट कर लो, थोड़ी सी टाइपिंग में प्रिंट हो रखी थी। अब बात कर लेते, यदि बात करें मुख्य भूमि की बात करें तो है 5400, हम बात कर लेते 22 है। मुख्य भूमि की बात करें तो 5422 है। और यदि मैं बात करूं द्वीप समूह के क्षेत्र की बात करें तो द्वीप क्षेत्र की बात करें वो आपको पता है 2054 में, कितना है? 2054 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब 2054 को एक बार जोड़ के देखिएगा, सही आ रहा है ना? बिल्कुल एक बार देख लीजिएगा तो 6 फिर बात कर लेते, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये तो है मुख्य भूमि की और ये है द्वीप समूह की, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक लंबी तटरेखा की बात करें तो वो आपको पता होगा गुजरात की है। गुजरात की सर्वाधिक लंबी तटरेखा कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा, तो आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। 1214 किलोमीटर है, कितनी है? 1214 किलोमीटर है, जो गुजरात की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम की बात कर लेते हैं तो वो गोवा की है, गोवा की भी नोट कर लो, कई बार पेपर में आ जाता है। गोवा की तटरेखा कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 101 किलोमीटर है। सबसे कम बात कर लेते किस राज्य की है? तो गोवा की है। और गोवा की राजधानी आपको पता है पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे बसा है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपको दे रखा है 31 नंबर, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे नेपाल में आपको पता क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का देखिएगा क्या दे रखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहले बात तो कर लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम की मुख्यतः बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं पर्वत, कौन से पर्वत से निकलती है, दोनों की हम बात कर लेते हैं, ताप्ती और नर्मदा, तो आपको पता है सतपुड़ा। और सतपुड़ा कहां है? कई बार क्वेश्चन ऐसा जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां है? तो आपको ध्यान रखना है यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 33 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, भारत का कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? वर्तमान में जो 2019 के अनुसार जो आंकड़े आए वो नोट कीजिएगा। ये थोड़ा आपको पता है पुराना आंकड़ा मैंने टाइप कर रखा है, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स है वो पहले टाइप करवा रखे पूरी टीम द्वारा। तो आपको पता है जो जीके के कई बार मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेता हूँ, बड़े शानदार क्वेश्चन लेता हूँ, जो भी करेक्शन होती है मैं करवा देता हूँ। तो आप जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। 24 पॉइंट कितना है? 56 है। 24 पॉइंट हम बात कर लेते हैं 5-6% है। वर्तमान में बात कर लेते हैं, ये कब का आंकड़ा है? ये 2019 का है। अब आपको ये याद रखना है, 2019 के आंकड़े के अनुसार आपको ध्यान रखना है, आपको कितना करना है? 24.56% करना है। भारत में भौगोलिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र की बात करें, आप नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने, पश्चिम तट को क्या कहा जाता है? पश्चिम तट को आपको पता है वो कोंकण तट कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन पहले बात तो कर लेते कहां है, पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, आप सबको पता होगा। और यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको पता कब की थी? आपको पता होना चाहिए 1901 में की थी। शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? 1901 में की गई थी। जो आपको पता है आगे चलकर आपको पता होगा विश्व भारती महाविद्यालय का क्या बन गया था? हिस्सा बन गया था। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति थी गीतांजलि, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 36 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? कई जगह आपको पता है साइरस लिखा आता है, डॉग स्टार भी लिख सकता है, और इसका हिंदी में नाम आप याद रख सकते हो। आपको पता है संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, व्याध्य तारा। व्याध्य तारा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? व्याध्य तारा भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ डॉग स्टार का कुत्ता, कुत्ता आपको पता है संस्कृत भाषा में व्याध्य, तो आप नोट कर सकते हो, व्याध्य तारा भी कहते हैं। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साइरिस भी लिख सकता है, ये अंग्रेजी का शब्द है। डॉग स्टार आपको पता है अंग्रेजी का है। व्याध्य स्टार भी लिख सकता है, व्याध्य तारा भी लिख सकता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, पृथ्वी के लिए यही होगा सबसे चमकीले तारे की बात करें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत पर प्रथम 4 आक्रमण, प्रथम हम बात कर लेते हैं आक्रमण करने वाला। प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आप नोट कर लो, सिकंदर था। प्रथम आक्रमण करने वाले हम बात कर लेते हैं विदेशी यात्री, तो वो कौन था? सिकंदर था। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 38 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ये कब हुआ था। तो आपको पता है 38 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? पूना समझौता, जिसे हम पूना पैक्ट भी कहते हैं, किन के मध्य हुआ था? पहला तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, किन के मध्य हुआ था? ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। आपको पता होगा बी आर अंबेडकर, जिन्होंने आपको पता है संविधान के निर्माता कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं यहां से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सभी विद्यार्थी बता देता हूं। पूना पैक्ट की बात कर लेते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए कहां हुआ था। पहले बात तो कर लेते हैं, पूना की एक जेल थी। कौन सी जेल थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा सेंट्रल जेल, उसका नाम क्या था? यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था पूना की। और अब बात कर लेते हैं ये कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, 24 सितंबर 1932। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 1932 में हुआ था। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। आजाद भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो आपको पता होगा अमृता कौर थी, कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। गांधी जी को राष्ट्रपिता, आपको पता है गांधी जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। यह उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, जिनका हम बात कर लेते हैं उपनाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत अमेरिका के बीच विवादास्पद परमाणु संधि कौन सी है? तो आपको पता होगा हाइड एक्ट है। यह आपको पता है पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पता होगा 1 नवंबर के कई पेपरों में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। विभाजन से पहले पंजाब की राजधानी थी। विभाजन से पहले पंजाब की राजधानी आपको पता होगा लाहौर थी, यह आपको ध्यान रखना है। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और पंजाब में आपको पता है अमृतसर शहर है जिसमें स्वर्ण मंदिर है। और अमृतसर में आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और पंजाब की राजधानी, अब बात कर लेते हैं, जल्दी से बताएगा पंजाब की राजधानी क्या है? आपको पता है संयुक्त राजधानी है, जो आपको पता है हरियाणा और पंजाब दोनों की है ना, चंडीगढ़। बिल्कुल चंडीगढ़ आपको पता है। और क्या है चंडीगढ़ के बारे में बताइएगा, चंडीगढ़ क्या है? राज्य है या क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ आपको ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चंडीगढ़ के बारे में खास तौर से क्या ध्यान रखना है? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। और वो एक चंडीगढ़ स्वयं क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने। खजूर के पेड़ लगते हैं। खजूर के पेड़ तो आप देखते ही समझ जाते हो, राजस्थान में आपको पता है खजूर उगाया जाता है ना, इसका मतलब रेगिस्तान में। और रेगिस्तान हम बात कर लेते हैं, मुख्यतः आपको पता है थार का रेगिस्तान हम कह देते, तो वो आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान में मुख्यतः पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगले आपके स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को देखिएगा। 44 नंबर, किस युद्ध में भारत में फ्रांसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? भाग्य का निर्णय किस में हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन, यानी निर्णायक लड़ाई कौन सी थी फ्रांसियों के लिए? तो आपको पता होगा, जल्दी से सभी विद्यार्थी बिल्कुल जो हम बात कर लेते हैं, वांडी वॉस की लड़ाई थी, वो प्रमुख थी। अब बात कर लेते हैं ये लड़ाई किन के बीच हुई थी? ब्रिटिश और फ्रांसियों के बीच हुई थी। इसमें विजय किसकी हुई थी?
ब्रिटिश की हुई थी और फ्रांसीसी हार गए थे। तो हम भाग्य का निर्णय तो नहीं कह सकते, ये एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें फ्रांसियों की हार हुई थी और हम बात कर लेते जो अंग्रेज थे उनकी जीत हुई थी। अगला हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, किसको सन्यासी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी हम बात कर लेते हैं भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन तो कई बार पेपर में आ चुका है, 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो 8 बिट के बराबर होता है। आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है बाइट क्या है, तो बाइट आपको पता है कंप्यूटर की डाटा मापक इकाई होती है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र व अभिनेत्री की पहली महिला कौन थी, तो वह नरगिस दत्त थी। आपको सभी विद्यार्थी नोट कर लेना है, कई बार मैंने ये क्वेश्चन बताया भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। 48 से आपकी स्क्रीन के सामने आगे देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार दे रखा है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना आप सभी विद्यार्थी नोट करिएगा 4 अप्रैल हम बात कर लेते हैं, नोट डेट भी नोट कर लीजिएगा 4 अप्रैल, और यदि बात करें 1949 में हुई थी। और नाटो का हम बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर यानी कहां है, जल्दी से बताएगा, तो ये वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया था, रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया था, यह क्वेश्चन आने की संभावना है, जूलियस सीजर ने किया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 50 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बांटो और राज करो, यानी हम बात कर ले फूट डालो और राज करो, यह नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। यह सभी विद्यार्थी नोट कर लो। यह थी दोस्तों आज की क्लास, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 50 में से यदि आपके 45 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो बहुत ही बढ़िया तैयारी है आपकी, क्योंकि शानदार क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे। जो भी जीके जीएस दोनों का टेस्ट था, मिक्स टेस्ट था, और जो भी जानकारी इन क्वेश्चनों के बारे में आपको आती है होमवर्क के रूप में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको बेस्ट क्वेश्चन लगता है वो। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई, तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जब भी हम रेगुलर क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जो भी विद्यार्थी हमारे टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी ई बुक लेना चाहते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर जीके जीएस की टॉपिक वाइज, तो जीके और जीएस के लिए सभी विद्यार्थी नोट करो, जीके और जीएस के लिए यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो या बात कर लेते हैं आप अध्ययन करना चाहते हो टॉपिक वाइज, तो हमारी टॉपिक वाइज ई बुक अवेलेबल है ऑनलाइन स्टोर पर, वो आप परचेज कर सकते हैं। बाकी मैथ का तो मैं वैसे भी आपको दिख नहीं आने दूंगा, प्रत्येक चैप्टर आपको टॉपिक वाइज करवाया भी जा रहा है, पहले भी मैंने कोर्स पूरा करवा रखा है। दोबारा 0 लेवल से हमने जो 0 से सीकर की तरफ बेस शुरू किया है वो आप अटेंड कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताएगा कि इंडियन आर्मी के लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेज यहां चल रही है। कोई विद्यार्थी आप जो भी एप्लीकेशन कोई नहीं खरीद पाता है तो आप यहां से बिल्कुल निःशुल्क आप तैयारी कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के सेशन में मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।